देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही गंभीरता से समझने का विषय है। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, फॉर्मूले रट लिए, पता ही नहीं इक्विलिब्रियम का होता क्या है, क्या मतलब है इस इक्विलिब्रियम का, पता ही नहीं। कहने को चैप्टर खत्म हो गया, सवाल रट लिए, देखो क्या होता है। अगर हम, चूंकि केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे पहले तो याद रखें कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन से संबंधित टर्म है। यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जैसी कोई बात नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिखें केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम is defined only for a reversible reaction, only for a reversible reaction. For a unidirectional reaction, for a unidirectional reaction, comma, chemical equilibrium, chemical equilibrium is not defined, is not defined। ये तो पहली बात हो गई, किसके लिए डिफाइंड है, किसके लिए नहीं। अब देखें जरा भाई, ये होता क्या है इक्विलिब्रियम। तो जैसे एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं, हमने लिखा कि भाई एक तरफ है रिएक्टेंट्स और एक तरफ बन रहे हैं प्रोडक्ट्स। तो अगर बात रिवर्सिबल की है तो ऐसा नहीं कि केवल प्रोडक्ट ही बन रहे हैं, रिएक्टेंट भी बन रहे हैं, है ना। प्रोडक्ट बन रहे हैं, फिर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में दो टर्म स्पष्ट होने चाहिए आपको। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी ये जो ऊपर वाला एरो है जिसमें रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो उसको कहोगे कि ये है आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो नीचे वाला एरो देख रहे हो जिसमें कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हो, इसे कहोगे बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहोगे? इसे कहोगे बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, लेकिन एक और बात मन में आ सकती है, क्या? जरा समझो, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी रेफरेंस है। बस रेफरेंस का मतलब, जैसे कोई बच्चा एक रिएक्शन देखा और उस रिएक्शन में उसने देखा कि भाई ए है एक तरफ और एक तरफ है बी, तो उसने कहा कि ठीक है भाई, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। अब उससे पूछा गया, भाई बच्चे बताओ तुम कि तुम्हारे हिसाब से रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो उसने कहा कि सर हम तो ऐसा चाहेंगे कि रिएक्टेंट जो है उसको कहें ए, और प्रोडक्ट की बात आएगी तो हम कहेंगे कि सर बी हमारा प्रोडक्ट है। तो फिर दूसरा बच्चा आया, वो कहेगा नहीं सर, हमें ये उचित नहीं लग रहा है, या हमें ये तो उचित लग रहा है लेकिन हमें एक बात और भी उचित लग रही है कि ऐसा करते हैं कि सर रिएक्टेंट बी कह दें और प्रोडक्ट को ए कह दें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। भाई क्यों इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट क्यों नहीं कह सकते? भाई हाँ, अगर यूनिडायरेक्शनल हो तब तो ठीक है, जो खर्च हो रहा है वो रिएक्टेंट है और जो बन रहा है वो प्रोडक्ट है। यहां तो दोनों ही खर्च हो रहे हैं, दोनों ही बन रहे हैं, तो इसी का रिएक्टेंट के नाम पर पेटेंट थोड़ी है। हम इसको भी रिएक्टेंट कह सकते हैं, इसको भी प्रोडक्ट कह सकते हैं। ये बात भी स्पष्ट रखिए, जो बाएं तरफ लिखा है उसी को रिएक्टेंट बोलो, जरूरी नहीं, बोल भी सकते हो नहीं भी बोल सकते हो, एक बात।
अब मान लेते हैं कि चलो यही रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट खर्च होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब इक्विलिब्रियम का फिजिकल सिग्निफिकेंस, लेट अस ट्राई टू फील दिस इक्विलिब्रियम। क्या होता है दरअसल? होता यह है, जैसे शुरू किया आपने रिएक्शन शुरू की, तो या एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं, है ना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं इन विच वी आर प्रिपेयरिंग अमोनिया गैस यूजिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हम बनाते हैं अमोनिया। अब जरा देखो, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मान लिया हमने लिखा कि भाई ये जो साइड है वो अपना रिएक्टेंट है, दीज टू आर रिएक्टेंट्स, और ये जो साइड है वो अपना प्रोडक्ट है विच इज अमोनिया। तो देखिए कितने तरीके से ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, गौर से समझेंगे। एक बार क्या किए कि अपने कंटेनर में हमने केवल अमोनिया गैस ही रखी, रिएक्टेंट लिया ही नहीं। तो अमोनिया गैस रखी तो धीमे धीमे अमोनिया गैस किस में डिसोसिएट होने लगी? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो जैसे जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनने लगे तो वो फिर वापस क्या होने लगे? अमोनिया गैस में कन्वर्ट होने लगे। हमने अपना जो रिएक्शन जिस कंटेनर में करानी है उसमें मान लीजिए रिएक्टेंट लिए ही नहीं, प्रोडक्ट ले लिए, तो क्या होगा? तो क्या ये रिएक्शन नहीं दिखेगी तुम्हें? जरूर दिखेगी। तो होगा क्या कि जैसे ही अमोनिया आपने उसमें डाली वो धीमे धीमे नाइट्रोजन हाइड्रोजन में डिसोसिएट होने लगेगी, और जैसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनने स्टार्ट हुए वो धीमे धीमे अमोनिया बनाने लगेगी। तो बोथ वेज रिएक्शन कंटिन्यू हो गई, धीमे धीमे होने लगी रिएक्शन, चलो रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। एक बार ऐसा भी हो सकता था कि आप उस कंटेनर में केवल नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस ही डालते, फिर क्या होता? फिर वो दोनों मिलके अमोनिया बनाते, और फिर जैसी अमोनिया बनती वो वापस से नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने लगती, फिर से ये काम होने लगा। तो केवल रिएक्टेंट लिए तब भी रिएक्शन हो रही है। एक तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता था कि आप उस कंटेनर में नाइट्रोजन भी लेते, थोड़ा हाइड्रोजन भी लेते, थोड़ा अमोनिया भी ले लेते, तब क्या होता? रिएक्टेंट भी ले लिए, प्रोडक्ट भी ले लिए, तब भी रिएक्शन होती। तब क्या है कि भाई ये दोनों भी पहले ही से मौजूद है, ये भी पहले से ही मौजूद है। तो जैसे ही कंटेनर में आपने तीनों को डाला, ये दोनों आपस में मिलकर अमोनिया बनाने लगेंगे, और जो अमोनिया पहले से और जो नई अमोनिया बनेगी वो वापस जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन में डिसोसिएट होने लगेगी। 3 बातें हो सकती हैं। अच्छा, एक तो ये बात समझ आई। तो एक बात और दिमाग में रखो कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को कराने के लिए हम किसी भी साइड के कंपोनेंट्स ले लें, जिन्हें हम प्रोडक्ट मान के बैठे हैं वो ले लें। तो एक बात ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए केवल आप रिएक्टेंट ही लें तो होगी, ऐसा नहीं। आप प्रोडक्ट ही ले लें तो भी हो सकती है, आप दोनों ले लें तो भी हो सकती है। अच्छा, तो एक तो पहली बात हमें लिख लेनी चाहिए, फिर मैं इक्विलिब्रियम पर आता हूं। हम ऐसे लिखेंगे, टू proceed a reversible reaction comma we can start with क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? एक हो सकता है कि हम केवल और केवल रिएक्टेंट्स ले लें, ओनली रिएक्टेंट्स। लेकिन अभी तो देखा कि जिसको कोई रिएक्टेंट कहता है दूसरा व्यक्ति उसी को प्रोडक्ट भी कह सकता है ना। तो ओनली रिएक्टेंट्स की जगह हम केवल प्रोडक्ट भी ले सकते थे, तो भी रिएक्शन अच्छी खासी होती। या हम क्या करते, दोनों ही ले लेते, है ना। हम क्या करते कि बोथ
रिएक्टेंट्स, बोथ रिएक्टेंट्स ऑब्लिक प्रोडक्ट्स, तो भी हमारी रिएक्शन होती। कोई भी एक साइड ले लेंगे तब भी रिएक्शन होगी, दोनों ले लेंगे तब भी रिएक्शन होगी। तो ये तो बात रही एक पहली। अच्छा, अब बात आती है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जरा गौर से समझिए। जैसे एक सरल एग्जाम्पल से स्टार्ट किया कि मान लीजिए हमने शुरुआत में बस रिएक्टेंट ही लिए। गौर से समझें, शुरुआत में बस रिएक्टेंट ही लिए, प्रोडक्ट है ही नहीं। अब जैसे ही आपने इन दो रिएक्टेंट को, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिक्स किया कंटेनर में, वैसे ही अमोनिया बनने की स्टार्टिंग हो गई। अब चूंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में है, तो बहुत अधिक मात्रा में है तो अमोनिया बहुत तेजी से बनेगा, लेकिन अमोनिया तो बहुत थोड़ा सा है, तो उससे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेंगे पलटकर, वो तो बहुत कम मात्रा में बनेंगे। क्योंकि यहां तो भाई ये प्रोडक्ट तो बहुत, जैसे मान लीजिए द मोमेंट यू मिक्स दीज टू गैसेस, तो अगले क्षण क्या हो गया, थोड़ा सा अमोनिया गैस मिला हमें। ऐसा तो है नहीं कि जैसे मिलाए सबका सब एक साथ ही कन्वर्ट हो गया, कुछ समय लगता होगा। ऐसा हमने कहा कि भाई पूरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन या कोई भी रिएक्टेंट को पूरी तरह से प्रोडक्ट में बनने में मान लीजिए हमने कहा घंटे भर का समय लगता है ना। तो ऐसा तो नहीं कि एक झटके में पूरा अमोनिया बन जाएगा, तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो क्या हुआ भाई, अमोनिया बनी। अब थोड़ी सी अमोनिया बनी जैसी, लेकिन पहला मॉलिक्यूल भी बना अमोनिया का, वो क्या होने लगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में डिकम्पोज होने लगा। लेकिन चूंकि रिएक्टेंट्स की संख्या या नाइट्रोजन हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो अमोनिया के बनने का दर बहुत फास्ट होगा। यह अमोनिया ज्यादा बनेगा। अब अमोनिया तो उतना है नहीं भाई, हमने कहा कि भाई हमने इसके 20 मोल ले लिए, इसके 50 मोल ले लिए, एक बस एग्जाम्पल, और मान लीजिए 2 मोल अमोनिया बना शुरुआत में, तब वो 2 मोल अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन में। तो शुरुआत में चूंकि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है बड़ी तेजी से होगी, है ना। इसको हम लोग कहते हैं क्या, फॉरवर्ड FW, इसको क्या कहते हैं, बैकवर्ड BW। तो ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो बहुत धीमे धीमे होगी, क्योंकि शुरुआत में RHS is very less and LHS is very high। लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा, समय निकलेगा, जैसे जैसे समय निकलेगा, वैसे वैसे क्या होगा कि रिएक्टेंट धीमे धीमे कम होते चले जाएंगे और प्रोडक्ट धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि भाई धीमे धीमे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन खर्च होंगी और अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ये कम होंगे, तो वैसे वैसे इस तरफ से, यानी कि इस तरफ से जो रिएक्शन का रेट है वो घटता जाएगा, क्योंकि ये दोनों कम होते जा रहे हैं, तो धीमे धीमे फिर अमोनिया की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो इस साइड से रिएक्टेंट का रेट कम होता जाएगा। लेकिन चूंकि अब अमोनिया की मात्रा बढ़ती जा रही है, शुरुआत में बहुत थोड़ा सा अमोनिया था, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा, धीमे धीमे अमोनिया बढ़ता जा रहा है, तो इस साइड का रेट अब थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, और इस साइड का रेट धीमे धीमे कम होता जा रहा है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ी धीमे धीमे स्लो होती जा रही है, क्योंकि रिएक्टेंट घटते चले जा रहे हैं, और बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ती चली जा रही है, उसका रेट बढ़ता चला जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जिस रफ्तार से, यानी ये घटते घटते और ये बढ़ते बढ़ते दोनों एकदम टक्कर पे आ जाएंगे, बराबरी पर आ जाएंगी। यानी जितनी तेजी से रिएक्टेंट खर्च होंगे, उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट भी खर्च होने लगेगा। यानी ये घटते घटते और ये बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा व्हेन बोथ रेट्स विल बी सेम। फिर क्या होगा, जब वो समय आया, जरा कल्पना कीजिए उस समय की, कि जब रिएक्टेंट के खर्च होने का रेट और प्रोडक्ट के खर्च होने का रेट दोनों बराबर हो गए, तो तुम्हें ऐसे लगेगा अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों ऐसा लगेगा, क्योंकि जितना ये खर्च होगा उतना ही ये भी खर्च हो जाएगा। यानी जितने रिएक्टेंट खर्च हुए उतने ही रिएक्टेंट वापस से बन गए। तो तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि रिएक्शन तो होना बंद ही हो गई भाई, अब कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। जितने रिएक्टेंट अभी देख रहे हैं, घंटे भर बाद देख रहे हैं, तो भी उतने ही रिएक्टेंट है। क्यों, जितना रिएक्टेंट खर्च होगा उतना ही वापस से बन जाएगा। तो जब ये स्थिति आ जाए
कि रिएक्टेंट जितना खर्च उतना बनने लगे वापस, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए, देन वी कॉल दैट स्टेट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। वही केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, दोनों रिएक्शन का रेट बराबर। अब केमिकल इक्विलिब्रियम जिस मोमेंट पे अचीव कर लिया हमारी रिएक्शन ने, उसके बाद उसके कंस्टिट्यूएंट या उसका कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी प्रोडक्ट, उनके कंसंट्रेशन फिर नहीं बदलने वाले। क्यों नहीं बदलने वाले? जो जितना खर्च होगा उतना बन भी जाएगा। तो हम देखेंगे तो हमें तो ऐसा लगेगा क्या रिएक्शन तो स्टॉप ही हो गई, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। भाई रिएक्शन चल रही है, हम कैसे पकड़ते हैं? हम देखते हैं कि भाई नाइट्रोजन पहले इतना मोलर कंसंट्रेशन था, अब घट के इतना हो गया या बढ़ गया, जो भी कह लें, तो कहेंगे नहीं नहीं कुछ काम चल रहा है अंदर, है ना, कुछ काम चल रहा है। जैसे आप पढ़ने आते हैं तो अब पता चला पहले टेस्ट में 0 नंबर, दूसरे में भी 0, तीसरे में भी 0, चौथे में भी 0, आप पढ़ ही नहीं रहे। तो ऐसे ही अभी देखें तो जो कंसंट्रेशन है, घंटे भर बाद, 2 घंटे भर बाद कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हमें लगेगा कि रिएक्शन तो हो ही नहीं रही है। लेकिन गलत, रिएक्शन हो रही है, लेकिन जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी बैकवर्ड भी हो रही है। इसलिए हमें आंखों से देखने से लग रहा है कि एकदम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जबकि ये बेचारे लगे पड़े हैं, ये तो रिएक्शन कर ही रहे हैं। लेकिन दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। तो एक और भी बात ध्यान रखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिक फिनोमेना नहीं है, डायनामिक है। ऐसा नहीं होता है कि इक्विलिब्रियम आ गया तो थम गया, सब कुछ नहीं थमता है, चलता रहता है, लेकिन दोनों डायरेक्शन में चलता है, इसलिए हमें ऐसा लगेगा कि सब थम गया है। अगली बात, कोई पूछे कि भैया केमिकल रिएक्शन चाहिए तो रिएक्टेंट होना जरूरी है, आप कहेंगे ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम इस केमिकल रिएक्शन को प्रोडक्ट से भी अचीव कर सकते हैं। कैसे? देखो कैसे। हमने कहा कि कंटेनर में हमें नहीं चाहिए रिएक्टेंट, हम केवल अमोनिया गैस ही ले लेते हैं। अमोनिया गैस ले ली। अब अगर कंटेनर में तुमने अमोनिया गैस ही केवल ली हुई है, तो जैसी अमोनिया गैस छोड़ोगे वो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब शुरुआत में थोड़ा सा अमोनिया डिसोसिएट होगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, लेकिन जैसे थोड़े से ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन बने वो अमोनिया में बदलने लगे। अब क्या हुआ? अब अगर हम इसको प्रोडक्ट मानकर बैठे हैं तो शुरुआत में बैकवर्ड रिएक्शन बहुत तेजी से होगी, बहुत तेजी से होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा अमोनिया रखा हुआ है, फटाफट कन्वर्ट होने लगेगा। और बेचारा फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत धीमे धीमे। क्यों? क्योंकि अमोनिया जैसे जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन में डिसोसिएट हुआ, वो मिलना स्टार्ट की, तो धीमे थोड़े थोड़े बने शुरुआत में, तो थोड़ा सा वापस उन्होंने अमोनिया फॉर्म किया, तो ये रिएक्शन शुरुआत में बहुत कमजोर। लेकिन समय बदलता है, इनके दिन भी बदलते हैं, धीमे 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 ये बहुत ज्यादा था अमोनिया, ये घटते घटते ये डिसोसिएट होता गया होता गया होता गया होता गया, तो और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। तो एक समय ऐसा आया कि अब इसका डिसोसिएशन का रेट और इसका फॉर्मेशन का रेट, यानी इनके एडिशन का रेट बराबर हो गया। एक समय ऐसा आया कि जितनी तेजी से ये डिसोसिएट होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ, उतने ही तेजी से नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया वापस बना दिए। तो फिर से इक्विलिब्रियम आ गया। फिर से तुम्हें लगेगा अरे अरे अब तो बेकार, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जो जहां था वहीं ठहर गया है, लेकिन रिएक्शन चल रही है। तो कोई पूछे कि भैया केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास रिएक्टेंट होना जरूरी है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या केमिकल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड साइड से ही मिलता है? तो हम कहेंगे ना, फॉरवर्ड से भी मिलता है सर, बैकवर्ड से भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है। वो तो इस पर निर्भर करेगा कि शुरू में किस रिएक्शन का रेट ज्यादा है और किसका कम है। अगर शुरू में फॉरवर्ड का रेट ज्यादा है, बैकवर्ड का कम है, तो धीमे धीमे क्या होगा, फिर धीमे धीमे फॉरवर्ड जो है कम होता जाएगा, बैकवर्ड बढ़ता जाएगा। तो धीमे धीमे रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम आएगा। और शुरू में बैकवर्ड का रेट ज्यादा है, फॉरवर्ड का कम है, तो रिएक्शन धीमे धीमे पीछे आएगी। रिएक्शन के पीछे आने का मतलब क्या हुआ? नेट डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट या नेट डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट धीमे धीमे घटेगा तो कहेंगे रिएक्शन पीछे आ रही है। फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट धीमे धीमे घटेंगे
तो कहेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है ना। यानी कि तो ये हो गया तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम, आगे से भी पीछे से भी, दोनों तरफ से हो सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे ही आता है सबका कंसंट्रेशन फिक्स, फिर नहीं बदलता, लेकिन रिएक्शन चलती रहती है। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बात, सबसे पहली बात कि केमिकल इक्विलिब्रियम केवल कब मिलेगा, जब रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की हो। इरिवर्सिबल में नथिंग लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जो बातें हमने समझी उन्हें लिखने का भी टाइम है, तो प्लीज स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो केवल समझ लिए, लिखे नहीं, बोले हम तो बहुत तेज हैं, क्या करना लिख के, सब याद रहेगा, हमें कुछ याद नहीं रहेगा, सब चौपट हो जाएगा, इसलिए लिखो। तो एक बात तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, चलो मैं लिखवाता हूं। सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम can be achieved in both sides. बोथ साइड्स का मतलब, अगर रिएक्शन शुरू हुई नेट फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड से ज्यादा है। तो अगर हम ऐसे लिखें कैन बी अचीव्ड इन बोथ साइड्स, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको अगर दो हिस्सों में बांट लें, बोथ साइड्स का मतलब क्या है, तो केस फर्स्ट लिखा कि इनिशियली जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आर ई के ऊपर एन लगा दिया तो रिएक्शन को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देते हैं। तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड। अगर ऐसा है कि शुरुआत में फॉरवर्ड रिएक्शन फटाफट हो रही है, बैकवर्ड धीमे धीमे हो रही है, तो जो नेट रिएक्शन का डायरेक्शन होगा, जो नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों, वो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में भी हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच सकते हैं। एक इसका उल्टा भी हो सकता है, वैसी स्थिति में भी हम लोग इक्विलिब्रियम पर पहुंच सकते हैं। केस टू क्या होगा, इनिशियली अगर रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड का कम हुआ और बैकवर्ड का ज्यादा हुआ, फॉरवर्ड की रेट ऑफ रिएक्शन कम है, नहीं, रिएक्शन पीछे की तरफ ज्यादा तेजी से आ रही है, तो पीछे की तरफ ज्यादा तेजी से आने का मतलब यह हुआ कि जो नेट डायरेक्शन है, नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जो नेट डायरेक्शन है रिएक्शन का, वो क्या होगा, दैट विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस स्थिति में भी हम लोग इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात, जैसे लिखा गया कि भाई इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से उसको लिखा हमने RF, R स्टैंड्स फॉर रेट, F स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन को हमने लिखा, उसके रेट को लिखा RB। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है जिसको कि केवल R कहते हैं, वो R हो जाता है बच्चों R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड। तो ये बात भी याद रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, इन सभी मतलबों को भी याद रखना जरूरी है। तो अगर फॉरवर्ड ग्रेटर देन बैकवर्ड हुआ तो R पॉजिटिव, तो कहेंगे रिएक्शन नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर फॉरवर्ड छोटा हुआ बैकवर्ड ज्यादा हुआ तो R नेगेटिव, तो कहेंगे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। बस ये अंडरस्टूड है, बट फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि हम लोग अभी जो केस फर्स्ट की बात कर रहे थे उसमें क्या था कि R फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन R बैकवर्ड, विच मीन्स R इज पॉजिटिव, या जो नेट फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। और केस सेकंड की जो बात कर रहे थे उसका मतलब हुआ कि R फॉरवर्ड छोटा है R बैकवर्ड से, तो नेट रिएक्शन का जो रेट है वो नेगेटिव, मतलब जो नेट जो डायरेक्शन है दैट इज बैकवर्ड रिएक्शन, सो नेट बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, अब अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, बोथ ऑफ देम विल बी सेम, बोथ ऑफ देम विल बी सेम। तो नेट रेट कैसा दिखेगा, 0, यानी ना ही रिएक्शन फिर फॉरवर्ड दिखेगी ना ही बैकवर्ड, लेकिन अंदर ही अंदर रिएक्शन चलती रहती है। भाई रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या कहा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर। अब जब कुछ चेंज ही नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज 0, क्योंकि R फॉरवर्ड R बैकवर्ड बराबर। ठीक, तो इस बात को भी लिखें। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, in the state of chemical equilibrium, in the state of chemical equilibrium, R forward is equal to R backward. In the state of chemical equilibrium, R forward is equal to R backward. तो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों रेट क्या हो गए, सेम हो गए। एक बात और भी लिख सकते हैं कि in the state of equilibrium, in the state of chemical equilibrium, chemical equilibrium, एक तो ध्यान रखना है क्या क्या होता है, इसको पॉइंट वाइज अगर हम लोग लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहली बात याद रखेंगे, जो पीछे लिख के एक बार मैं फिर से लिख देता हूं कि R फॉरवर्ड इज इक्वल टू R बैकवर्ड। सेकेंड पॉइंट, चूंकि R फॉरवर्ड और R बैकवर्ड सेम हो गए और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, सो दिस ऑल्सो बिकम्स 0। सो इसका मतलब हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो जाएगा 0। अब रेट ऑफ रिएक्शन के 0 होने का मतलब ये हुआ कि जितने भी
रिएक्शन के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, उनके कंसंट्रेशन, उनके पार्शियल प्रेशर, उनके मोल फ्रैक्शन, उनके नंबर ऑफ मोल्स सब फिक्स हो गए, अब चेंज नहीं होंगे। तो इस बात को भी लिखें कि एज द इक्विलिब्रियम स्टेट, as the equilibrium state is achieved, comma, no further change in concentration, no further change in concentration, number of moles, mole fraction, partial pressure। पार्शियल प्रेशर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि यार ये मोल वोल तो ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्यों लिखवा रहे हैं? अरे हम लोग गैसेस स्टेट में पढ़ते हैं ना कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। जैसे कंटेनर में 4 गैसेस थी, अब जब गैसेस के कंसंट्रेशन या गैसेस के मोल्स चेंज होंगे तो उनके पार्शियल प्रेशर भी चेंज होंगे, तो इसलिए हम पार्शियल प्रेशर भी लिख रहे हैं। सो देन नो फर्दर चेंज इन कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर फॉर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट, किसी का कुछ चेंज नहीं होना है। अच्छा ठीक है। और एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ये समझने की गलती मत करना कि इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्शन का दी एंड हो गया ना, रिएक्शन चालू है, लेकिन जितना दाएं तरफ हो रही है उतना बाएं तरफ भी हो रही है, तो नेट इफेक्ट उसका 0 है। तो एक बात और भी लिखें कि रिएक्शन रिमेन्स कंटिन्यू, reaction remains continued even after equilibrium, but as R forward is equal to R backward, no change in रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर में जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म चलता है कि वेदर केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टैटिक फिनोमिना और डायनामिक फिनोमिना। तो हम बोलेंगे ये कस के डायनामिक है, स्टैटिक का तो नाम ही नहीं है, ये डायनामिक है ना। तो इस बात को भी ऐड करेंगे। सो दिस विल बी पॉइंट 5, या वो इसी पॉइंट का ही आगे की बात है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। थोड़ा लग रहा है मुझे, is dynamic in nature, not static। ये स्टैटिक नहीं होता है, ये डायनामिक नेचर का फिनोमिना है।